अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर 7 और आज का हमारा बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। ठीक है जी। अमूमन आपके सिलेबस में दो सेल्स आपको पढ़ाए जाते हैं मेनली, एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। ठीक है जी। सुने, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मेनली किस प्रिंसिपल पे काम करता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मेनली काम करता है, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सेल्स के अंदर केमिकल रिएक्शंस हम करवाते हैं, उस केमिकल रिएक्शन से बनती है केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी फर्दर कन्वर्ट की जाती है किस पे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है जी। यानी मेनली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स काम करते हैं कन्वर्शन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऑन द अदर हैंड होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, वो क्या करते हैं? वो कन्वर्ट करते हैं इसके बिल्कुल ऑपोजिट। जैसे केमिकल टू इलेक्ट्रिकल है, वो है इलेक्ट्रिकल इनटू केमिकल्स। ठीक है। वो रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए, प्रोसीड करने के लिए फर्स्ट आपसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मांगते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स की बात कर रहा हूँ, जो आपका नेक्स्ट लेक्चर है, वो आपसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मांगते हैं, फिर आपकी दी हुई इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। ठीक है। तो दिस बेस्ड ऐसे सेल जिस पे बेस करते हैं इलेक्ट्रिकल इनटू केमिकल, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स होते हैं। और जो हमारा आज का लेक्चर है, जो आपके केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में चेंज करते हैं, वो होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। एक डैनियल सेल्स, गैल्वेनिक सेल्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, सबके एक जैसा वर्किंग प्रिंसिपल है। सब के सब आपकी केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये कन्वर्शन प्रिंसिपल है इसका, इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब क्या है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने के लिए कुछ ना कुछ करंट का बनना जरूरी है और केमिकल एनर्जी बनने के लिए कुछ केमिकल रिएक्शंस का होना जरूरी है। कोई केमिकल रिएक्शन होता है सेल के अंदर जिससे बनती है केमिकल एनर्जी। उस केमिकल एनर्जी से कुछ अमाउंट ऑफ करंट बनेगा और अमाउंट ऑफ करंट से मिलती है हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, समझ आ गई बात? तो केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चलो अब जरा इस डैनियल सेल का वर्किंग प्रिंसिपल समझते हैं, जो कि इसके डायग्राम के अंदर मौजूद है। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज समझेंगे। यहां मैंने लिखा है इलेक्ट्रोलाइट। बिफोर दिस के मैं इस बीकर के अंदर मौजूद इसको और इसको डिस्कस करूं, फर्स्ट इस बीकर के अंदर सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले डाला जाता है एक इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट बनता है एक आयनिक कंपाउंड से। एक एक स्टेप बाय स्टेप चीज को समझें। इलेक्ट्रोलाइट बनता है आयनिक कंपाउंड से, आयनिक कंपाउंड। स्टूडेंट्स, आयनिक कंपाउंड आपको पता है ना कैसे होते हैं? जिसके साथ होता है ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस, ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस। इस आयनिक कंपाउंड्स को जब किसी सॉल्यूशन में डाला जाता है तो ये आयनिक कंपाउंड स्प्लिट हो जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में। फिर से सुने, ये सॉल्यूशन बना हुआ है जिंक सल्फेट का, ये सॉल्यूशन बना हुआ है कॉपर सल्फेट का। अब यहाँ जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट कौन होते हैं? आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स को जब सॉल्यूशन में डाला जाता है तो आयनिक कंपाउंड स्प्लिट हो जाते हैं इनटू ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस। बिल्कुल ऐसे ही जब जिंक सल्फेट को सॉल्यूशन में डाला गया तो जिंक सल्फेट भी स्प्लिट हो गया, किसमें? ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस में। कैसे बना? जिंक सल्फेट को जब डाला जाता है एज अ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर तो Zn पे आ जाता है +2 का चार्ज और सल्फेट पे आ जाता है -2 का चार्ज, और ऐसे ये बन जाते हैं ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस। सिमिलरली यहाँ पे है कॉपर सल्फेट को एज अ इलेक्ट्रोलाइट डाला गया। कॉपर सल्फेट भी सॉल्यूशन में जाने के बाद स्प्लिट हो जाता है आयंस में। इलेक्ट्रोलाइट की खासियत ही यही है कि जब उसको सॉल्यूशन में डाला जाता है तो इलेक्ट्रोलाइट स्प्लिट हो जाते हैं ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस। ठीक है। तो यहाँ पे जब कॉपर सल्फेट को डाला गया तो कॉपर सल्फेट भी स्प्लिट हुआ, Cu+2 और SO4-2। ठीक है जी, ये स्प्लिटिंग आपके सामने है। यानी बिफोर दिस
कि मैं इस कंपोनेंट को और इस कंपोनेंट को डिस्कस करूं, आप यूं इमेजिन करें कि इस सॉल्यूशन के अंदर जिंक और सल्फेट के ऑपोजिट चार्ज आयंस हैं। सॉल्यूशन में डालने के बाद ये आयन स्प्लिट हो चुके हैं Zn+2 में और सल्फेट में SO4 में, और यहाँ क्या मौजूद है Cu+2 और SO4 फिर से यहाँ मौजूद है Zn+2, इसके अलावा यहाँ पे मौजूद है सल्फेट आयंस SO4 ठीक है जी। सिमिलरली यहाँ क्या मौजूद है, यहाँ आपके पास Cu+2 मौजूद है, यहाँ पे सल्फेट आयंस में मौजूद SO4 इसको हमने एज अ इलेक्ट्रोलाइट इस सॉल्यूशन में डाला है। और इलेक्ट्रोलाइट एक आयनिक कंपाउंड होता है जिसके पास ऑपोजिटली चार्ज आयंस होते हैं, जो बिल्कुल हमने डाले सॉल्यूशन में, ठीक है। तो इन सॉल्यूशन में जब हमने ऑपोजिटली चार्ज आयंस डाले तो ये स्प्लिट हो गए इनटू Zn+2 इनटू सल्फेट आयंस इनटू Copper+2 इनटू सल्फेट आयंस। यहां तक समझ आ गई? यस सर। यानी स्टेप 1 क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कौन होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड कौन होते हैं, ऑपोजिटली चार्ज आयन। जब इनको सॉल्यूशन में डाला जाता है क्या करते हैं, ये स्प्लिट हो जाता है इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। तो जब हमने इसको डाला तो ये भी स्प्लिट हो गया इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। अच्छा, अब ऐसा है कि हमने क्या किया, आप यूं इमेजिन करें, स्टार्ट से मैं आपको बता रहा हूं, ये एक हाफ सेल है, ये भी एक हाफ सेल है, समझ रहे हैं? दिस वन इज हाफ सेल, दिस वन इज हाफ सेल, क्योंकि ये जो सेल है दो हाफ सेल से कंप्लीट होता है, हाफ सेल हाफ सेल। अच्छा, अब जरा इसकी बात करते हैं, ये क्या है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स इज नथिंग बट ये किसी मेटल से बनता है। किससे बनता है? मेटल। और स्टूडेंट्स, मेटल ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लॉस करने की, और गुड कंडक्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इनकी बहुत अच्छी होती है। तो इलेक्ट्रोड्स मेटल का बनाया जाता है। उसूल ये है कि जिस चीज का सॉल्यूशन है, जिस सब्सटेंस का सॉल्यूशन है, उसी का इलेक्ट्रोड डिप किया हुआ मैंने उसके अंदर। जैसा कि यहाँ एक किस सब्सटेंस का सॉल्यूशन है, जिंक सल्फेट, तो इलेक्ट्रोड किसका डिप है, जिंक का। यहाँ किस सब्सटेंस का सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट, इलेक्ट्रोड किसका डिप है, कॉपर इलेक्ट्रोड्स। समझ गए? आपकी टेक्स्ट बुक में आपको नजर आएगा कि जिंक इलेक्ट्रोड डिप इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर इलेक्ट्रोड डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो होता भी ऐसा ही है कि जिस का सॉल्यूशन होता है उसी मटेरियल का इलेक्ट्रोड बनाया जाता है। ठीक है जी, समझ गए? यस सर। ओके, ये क्या चीज है, इसको कहते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर के दो फंक्शनिंग होती है। वोल्ट मीटर को सिंबॉलिकली हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे करके। वोल्ट मीटर आपको पोटेंशियल मेजर करके दिखाता है और बनने वाला करंट मेजर करके दिखाता है। देखो, जो केमिकल रिएक्शन हो गए सेल के मैकेनिज्म के अंदर, उस केमिकल रिएक्शन से जो इलेक्ट्रिकल करंट बनेगा वो मैं और आप हाथ टच करने से तो मेजर करने से रहे। वी नीड सम मेजरमेंट डिवाइस जो मुझे मेजर करके दे सके कि आया इस वायर में से करंट बना है कि नहीं बना, इस वायर में से करंट पास कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट का पता करने के लिए मैंने इसके सीरीज में एक वोल्ट मीटर लगा दिया। वोल्ट मीटर इज नथिंग, इट विल टेल अस हाउ मच मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज पास थ्रू दैट वायर, दैट्स इट। क्योंकि हमने क्या प्रिंसिपल यूज किया है, केमिकल एनर्जी इनटू, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहले मेजर होगी करंट से, करंट बनेगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी, और करंट को मेजर करने के लिए हमने वोल्ट मीटर लगा दिया। अब जैसे तुम यहां देखते हो, किसी दो मेटालिक कंडक्टर्स को जोड़ने के लिए दुनिया में भी आप घरों में अप्लायंसेस यूज करते हो, तारों का यूज करते हो, इलेक्ट्रिकल वायर से जोड़ते हो। तो हमने यहाँ भी क्या किया, इस इलेक्ट्रोड को जो जिंक इलेक्ट्रोड है और इस इलेक्ट्रोड को जो कॉपर इलेक्ट्रोड है, इसको इलेक्ट्रिकल वायर से कनेक्ट कर दिया आपस में। और ये भी इलेक्ट्रिकल वायर क्यों बोला, ये ऐसी इलेक्ट्रिकल वायर है जिसमें से करंट पास हो सके और चार्ज पास हो सके, ट्रांसफर हो सके। ठीक है, दैट्स व्हाई हमने इसको। अच्छा, ये जो वायर है, दिस इज नथिंग बट जस्ट लाइक अ वाटर पाइप। जब वाटर एक जगह से फ्लो करता है तो आप पाइपिंग के थ्रू उसको फ्लो करवाते हैं ना, टैंक से ऊपर नीचे लेके आने थे। तो दिस वायर इज जस्ट लाइक अ पाइप। जैसे वाटर टैंक को आप किसी घरों में यूज डिफरेंट कंपोनेंट में आप वहां से पानी लेने के लिए पाइपिंग के थ्रू लाते हो, ऐसे जब मुझे दो इलेक्ट्रोड कनेक्ट करने हैं इलेक्ट्रिकली, तो मैंने इलेक्ट्रिक वायर से कनेक्ट कर लिए। समझ आ गई यहाँ तक बात? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। जब यहाँ हम आते हैं
ठीक है, यहाँ हम आते हैं। होता क्या है कि जो जिंक इलेक्ट्रोड है, जैसे ही इसको डिप किया जाता है सोल्यूशन में, Zn+2 के आयंस क्या करते हैं, सोल्यूशन में गिरना शुरू हो जाते हैं। Zn+2 के आयंस सोल्यूशन में गिरना शुरू हो जाते हैं। स्टेप बाय स्टेप मेरी बात सुनिएगा, ठीक है, मजा आएगा आपको, कंसेप्ट क्लियर होंगे। जैसे मैंने जिंक आपका जो इलेक्ट्रोड है डिप किया जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में, जिंक के जो आपके आयंस थे Zn+2 के, वो जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में क्या कर रहे हैं, वो गिरना स्टार्ट हो गए। ये नहीं, जो जिंक का ये जो आपका इलेक्ट्रोड है यहाँ से Zn+2 सॉल्यूशन में गिर रहा है। फॉर ईच Zn+2 आयंस जो सॉल्यूशन में जा रहा है, वो अपने पीछे क्या छोड़कर जाएगा, नेगेटिव चार्ज। यही है ना, नेगेटिव चार्ज। यहां वो नेगेटिव चार्ज छोड़कर जाएगा। एक Zn+2 यहां से गिरा, सॉल्यूशन में गया, एक नेगेटिव, दूसरा गिरा, दूसरा नेगेटिव, तीसरा नेगेटिव, चौथा। अब ये सिचुएशन कंटिन्यू है, करते करते पूरे इलेक्ट्रोड पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। अब क्या है, सुनिएगा फिर से। अब क्या है कि जब इस इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज आया है, इसको मैंने इलेक्ट्रिकल वायर से जोड़ रखा है नेक्स्ट कॉपर इलेक्ट्रोड से। जो इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड पे आ चुके हैं, वो इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड से होते हुए, इसको पाथ मिल गया ना, जैसे पानी को ऊपर से रास्ता मिला पाइपिंग के थ्रू, तो पानी क्या होता है, स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन विल आल्सो नाउ स्टॉप फ्लोइंग थ्रू दिस पाथ। इलेक्ट्रॉन जैसे ही आया इलेक्ट्रोड के ऊपर, इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिकल पाथ में से मूव करना स्टार्ट करते हैं। नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज। सो ये आएगा यहां से, ऐसे आया। अब सिचुएशन इसकी भी डिस्कस करते हैं। कॉपर सल्फेट भी एक इलेक्ट्रोलाइट था, Cu+2 स्प्लिट हुआ, SO4 स्प्लिट हुआ, तो यहाँ पे भी कॉपर के आयंस मौजूद हैं एज इलेक्ट्रोलाइट जो स्प्लिट हुए थे। अब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर होता हुआ जब यहां आया, सुनना मेरी बात, जब यहां आया तो वो यहां आएगा, कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा इधर। समझो इस बात को। जब जैसे यहां से Cu+2 जब सॉल्यूशन में गिर रहा था, इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मौजूद थे फॉर ईच Cu+2। जैसे यहां थे इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन पहले से भी कुछ मौजूद होंगे, कुछ यहां पाथ के थ्रू चले गए। इन इलेक्ट्रॉन यहाँ बहुत ज्यादा हो चुके हैं। अब व्हाट विल हैपन नाउ, अब क्या होगा, अब ये होगा कि यहाँ जो Cu+2 के आयंस हैं, सुनिएगा, Cu+2 के जो आयंस हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस Cu+2 के आयंस को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। अब क्या होगा, अब बजाय Cu+2 इस सॉल्यूशन में रहने के बजाय इन इलेक्ट्रॉन से चिपकना स्टार्ट हो जाएगा। अट्रैक्शन की वजह से ये अट्रैक्शन इतनी ज्यादा हो जाएगी कि Cu+2 के आयंस यहाँ पे चिपकना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी आसान लफ्जों में रिडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। Cu+2 हर एच इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना शुरू हो जाएगा। जब Cu+2 गेन करना शुरू हो जाएगा, यानी वो क्या करना स्टार्ट कर देगा, रिड्यूस होना। यहाँ क्या हुआ था, जरा इधर देखिएगा। यहाँ हुआ था Zn+2 इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन में गिर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। वो इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहे हैं इस इलेक्ट्रोड पे, जो Zn लॉस कर रहा है, वो इस यहां आ रहे। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन है, ऑक्सीडेशन। इस इलेक्ट्रोड पे हुई है ऑक्सीडेशन, इस इलेक्ट्रोड पे हुई है रिडक्शन। मैंने कहा जो इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है, जो स्प्लिट होते हैं ऑपोजिटली चार्ज आयंस में। यहाँ ऑपोजिटली चार्ज आयंस सॉल्यूशन में मौजूद थे, इलेक्ट्रॉन यहाँ आके कलेक्ट हुए, उन्होंने इस Cu+2 को खींच लिया। अब Cu+2 जैसे एल्फी चीजों को चिपका दे रहे, Cu+2 और ईच इलेक्ट्रॉन की जगह पे चिपकना स्टार्ट हो जाएगा। यानी यहाँ क्या जमा होना शुरू हो जाएगा, प्लस चार्ज। क्या जमा होना शुरू हो जाएगा, प्लस चार्ज। यहाँ बन जाएंगे बहुत सारे प्लस के चार्जेस, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो जनाब जा रहा है कॉपर के हिस्से में, तो यहाँ जनाब हो जाएगा प्लस का चार्ज बहुत सारा। अच्छा ठीक है। अब हमने क्या कहा, जब इस मैकेनिज्म को स्टडी किया तो हमने इसको नाम दे दिया एनोड। दिस वन इज एनोड। तो आसान लफ्जों में अगर मैं कहूं तो एनोड पे हुई क्या है, ऑक्सीडेशन। एनोड पे ऑक्सीडेशन हुई है क्योंकि जिंक ने क्या किया है, जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं।
जिंक यहाँ सोल्यूशन में गिरा है, जैसे जैसे जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता गया वो यहाँ आते गए, समझ गए? यानी उसने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया किसके ऊपर? एनोड के ऊपर। फिर जब आप यहाँ आए तो कॉपर प्लस 2 तो गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन। कहां से आया इलेक्ट्रॉन? ये जो आ रहे थे, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। तो याद रहिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की खासियत ये है कि इसके अंदर स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है। स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, इसकी भी बात करते हैं थोड़ी सी। सबसे पहली बात तो स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है? स्पॉन्टेनियस का मतलब ये जो खुद से हो जाए, स्टार्ट से थोड़ा पुश करें उसको और खुद स्टार्ट हो जाए, जिसको करने के लिए कोई एक्सटर्नल एजेंट ना चाहिए हो, एक्सटर्नल वर्क ना करना पड़े आपको, जिसके ऊपर सिस्टम को आपको कुछ ना देना पड़े, स्पॉन्टेनियस कहलाता है। एक होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस ऐसे रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं जिसको चलाने के लिए आपको एक्सटर्नली कुछ देना पड़ता है, चलाना पड़ता है आपको। जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं, उनको चलाने के लिए आपको प्रॉपर इलेक्ट्रिक करंट देना पड़ता है, तब वो रिएक्शंस होते हैं। इसलिए वो आपके दिए हुए इलेक्ट्रिक करंट को किस में कन्वर्ट करते हैं? केमिकल में। यहाँ आपकी केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली, यानी ये जो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है हाईली एक्सोथर्मिक होते हैं। एक्सोथर्मिक, समझो बात को। एक्सोथर्मिक मतलब, एक्सो से मतलब जो बहुत सारी एनर्जी रिलीज करते हैं, और ये एनर्जी कहाँ जाती है? यही एनर्जी तो बन के इलेक्ट्रिकल बन जाती है, कन्वर्ट होती है। इसी एनर्जी से तो इलेक्ट्रॉन चल रहा है फ्रॉम दिस टू दिस। सोचने की बात है ना कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन था पाथ भले मिला उसको, लेकिन वो किस एनर्जी की, एनर्जी कहाँ से है जो इस इलेक्ट्रॉन को चला रही है? वो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन से वो एनर्जी बनी है। स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं जिससे बहुत सारी इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स पे वर्क होता है और इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाके इस कॉपर के इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होता है। समझ रहे हो? यानी जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो जानते हो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इन अ यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। जब चार्ज फ्लो करेगा, अब यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? ये वायर है। वायर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया, वायर में से जब चार्ज फ्लो करेगा तो उससे बनेगा करंट। जब इलेक्ट्रिक करंट बनेगा तो जानते हो इलेक्ट्रो वोल्ट मीटर की जो नीडल है वो क्या करेगी? इट विल स्टार्ट डिफ्लेक्शंस। It will show that some amount of electrical energy बन चुकी है और इस वायर में से प्रॉपर एक करंट पास कर रहा है, और करंट बनता है चार्ज के फ्लो करने से। चार्ज कैसे फ्लो हुआ? जिंक ने जब सोल्यूशन में आए Zn+2 तो यहाँ डिपॉजिट होने के बाद चार्ज यहाँ फ्लो हुआ, ठीक। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आई। सोचना क्या प्रॉब्लम आई? देखो, जैसे जैसे कॉपर+2 के आयन चिपकते गए कॉपर इलेक्ट्रोड के ऊपर, समझना बात को, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब मैं आने लगा हूं साल्ट ब्रिज के ऊपर कि वो आपने क्यों लगाया। हर चीज की एक फंक्शनिंग होती है। सुनो, जैसे जैसे तुम कॉपर+2 चिपक के इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और यहां आ रहा है, प्लस का चार्जेस यहां कलेक्ट हो रहा है, तो आप क्या समझते हैं सोल्यूशन में कौन से चार्जेस बढ़ेंगे? सोल्यूशन में नेगेटिव चार्जेस अब बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ सल्फेट आयंस क्या हो जाएंगे? सल्फेट आयंस रहते हैं, सल्फेट आयंस बच रहे हैं और कॉपर चिपक रहा है। सल्फेट आयंस मौजूद है, कॉपर चिपक रहा है। तो सोचे कॉपर सोल्यूशन को छोड़ के चिपकता जा रहा है और सल्फेट आयंस सोल्यूशन में रहते जा रहे हैं। अब इस सोल्यूशन की बात करते हैं। यहाँ Zn+2 आता जा रहा है और सल्फेट आयंस कम होते जा रहे हैं, यानी यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, वहां पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। तो यहाँ सोल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा था, यहाँ सोल्यूशन में नेगेटिव बढ़ रहा है। सोल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज क्यों बढ़ा? Zn+2 आता जा रहा है। यहाँ नेगेटिव क्यों बढ़ा? कॉपर छोड़ के जा रहा है, वो गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स। तो कॉपर+2 कम होते जाएंगे, सल्फेट ज्यादा होते जाएंगे। एक टाइम आएगा सल्फेट बहुत ज्यादा हो जाएंगे, SO4 यहाँ एक टाइम आएगा कि Zn+2 आयंस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ये नहीं, अब क्या होगा? अब ये जो प्लस चार्जेस बढ़ रहे हैं, सुनना,
वो इतने ज्यादा हो जाएंगे कि वो इस मौजूद इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर लेंगे। यानी वो Zn+2 के आयंस अब इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अलाउ नहीं करेंगे कि वो पास आगे जाए किस इलेक्ट्रोड की तरफ, कॉपर की तरफ। और सिमिलरली जो यहाँ सल्फेट आयंस बढ़ गए वो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को नहीं अब अलाउ करेंगे कि मजीद यहाँ आए। व्हाई? बिकॉज ऑफ रिपल्शन। समझो, सेम लाइक चार्ज रिपेल करता है, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है। यहाँ अनलाइक चार्ज इसको अट्रैक्ट करके अलाउ नहीं करेगा कि रॉड को छोड़ के जाए, और यहाँ लाइक चार्ज इसको आने नहीं देगा कि मजीद यहाँ इलेक्ट्रॉन आए। यानी अब करंट बनने का सिलसिला खत्म। अब हमें क्या चाहिए? हमें एक ऐसी चीज चाहिए जो यहाँ सोल्यूशन के अंदर बनने वाले चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दे। न्यूट्रलाइज जानते हो, खत्म कर दे उसको। वी नीड अ सोल्यूशन जो यहाँ Zn+2 के आयन जो बन चुके हैं अब बहुत ज्यादा, और यहाँ जो सल्फेट आयंस बन चुके हैं बहुत ज्यादा, इसको खत्म कर दे। फिर हम क्या करते हैं? एक सॉल्ट ब्रिज ले आते हैं। सॉल्ट का बना पुल। सॉल्ट ब्रिज भी किस पे मुश्तमिल होता है? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट पे। समझो बात को, बड़ा कंसेप्ट है, मजे का टॉपिक है। सॉल्ट ब्रिज ये होता है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कैसे होते हैं? मतलब जो सेल के अंदर होने वाले रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। ये आपके जो रिडॉक्स रिएक्शन इलेक्ट्रोड के ऊपर हुआ है और सॉल्यूशन का, इस इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन का, इसके अंदर वो पार्टिसिपेट नहीं करते। फिर क्या करते हैं ये? इसके दो फंक्शनिंग होती है। याद रहे, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रैप हो चुका है दोनों इलेक्ट्रोड्स के अंदर। एक उसको आने नहीं दे रहा, एक उसको जाने नहीं दे रहा। हमें क्या करना है? हमें यहाँ से इन चार्जेस को खत्म करना है, हमें इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज करना है। तो सॉल्ट ब्रिज का पहला फंक्शन क्या है? ये करता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज क्या होता है कि एक नेगेटिव चार्ज मौजूद हो, आप ऊपर से पॉजिटिव चार्ज भेजो, वो उसको क्या कर देगा? न्यूट्रल कर देगा। ठीक। अब क्या है कि मैंने जो यहाँ पे एज इलेक्ट्रोलाइट यूज करूंगा, दैट विल आल्सो आयनिक कंपाउंड्स, वो होगा KCl। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई आपको वो क्या है कि नॉट इलेक्ट्रोलाइट रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। सिंपल उनका काम क्या होता है? सॉल्यूशन में जो एक्स्ट्रा आयंस बने होते हैं लाइक दैट, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रैप किया हुआ, उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं ताकि वो कम हो जाए, बहुत कम हो जाए, और इलेक्ट्रॉन्स फिर से चलना शुरू कर दे, और केमिकल एनर्जी से फिर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनना स्टार्ट हो जाए। समझ रहे हो मेरी बात? अच्छा, तो यहाँ मैंने यूज किया KCl। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड होते हैं। किस में स्प्लिट होते हैं? ये स्प्लिट हो जाएगा K+ में और Cl- में। समझो बात को। इधर इस सोल्यूशन में कौन मौजूद है? Zn+2, बहुत ज्यादा, जो इलेक्ट्रॉन्स को खींचे हुए, ट्रैप किए हुए। यहाँ कौन मौजूद है? SO4 जो इलेक्ट्रॉन्स को भी ट्रैप किए हुए, आने नहीं दे रहे। समझ गए हो? ये आने नहीं दे रहे, जाने नहीं दे रहा। तो बताओ, यहाँ जो बनने वाले Zn+2 आयंस है, अगर मुझे उसको न्यूट्रलाइज करना हो Zn+2 को, तो मैं उसकी तरफ Cl- भेजूंगा या K+? वेरी गुड। उसके पास नेगेटिव चार्ज भेजूंगा ताकि वो जाके Zn के ऊपर मौजूद +2 को क्या करे? न्यूट्रल करे, न्यूट्रलाइज करे। तो क्या हो जाएगा? जैसे ही मैं इसके अंदर KCl स्प्लिट होगा K+ में, तो कहेंगे चलो जी K+, तुम अपना काम शुरू करो, Cl- अपना काम। Cl- डायरेक्ट करके, बिल्कुल जैसे आप ऊपर से, इन आयंस की मोबिलिटी इतनी फास्ट होती है, मोबिलिटी मींस के जल्दी से माइग्रेट करेंगे और अपने मतलूबा आयंस को न्यूट्रलाइज करना स्टार्ट कर लेंगे। यानी Cl- यहाँ अटैच होना स्टार्ट हो जाएगा। जिंक को कहेगा आ जाओ, ठीक है, हर जिंक को पकड़ लेगा, अपने साथ न्यूट्रलाइज करना स्टार्ट कर देगा।
और अब क्या हो गया है, अब Zn+2 न्यूट्रलाइज होके इतने कम हो चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को अब ट्रैपिंग कम होगी, यानी ख़त्म होने के बराबर है। अब इलेक्ट्रॉन फिर से आज़ाद हो गया, फिर से चल पड़ा है। यहाँ पे K+ सेम फंक्शनिंग कर रहा है, बनने वाले सल्फेट नेगेटिव आयंस को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज 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 K+ करते करते यहाँ इतने कम कर देगा तो अंदर नए आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाएगा वेलकम जी, आप आइए, अब रास्ता खुला है। ये था साल्ट ब्रिज का फंक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रैपिंग के बाद साल्ट ब्रिज यूज किया गया है। तो साल्ट ब्रिज ने फर्स्ट फंक्शन किया कि उसने इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज किया, फिर दूसरा फंक्शन क्या किया, दूसरा फंक्शन साल्ट ब्रिज ने किया, ये उसका फर्स्ट फंक्शन था, it complete the circuit, it complete the electrical circuit, इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाते हैं। कंप्लीट करते हैं सर्किट, साल्ट ब्रिज को यूज करने के बाद सर्किट कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रैप होता है ना Zn+2 की वजह से और सल्फेट नेगेटिव, तो जाहिर सर्किट कंप्लीट नहीं है, इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं रहा, तो सर्किट अब इनकम्प्लीट हो गया। जब आपने साल्ट ब्रिज को यूज किया तो अब सर्किट क्या हो गया, कंप्लीट। अब इलेक्ट्रॉन फिर चल पड़ा, केमिकल एनर्जी से फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनना स्टार्ट हो गई। समझ गए बात। अब होता यह है कि आपके कोर्स के अंदर पेपर में जब आप सेल को डिस्क्राइब करते हो तो याद रखिएगा, सेल को डिस्क्राइब करने के बाद सेल का रिएक्शन लिखना होता है। कैसा रिएक्शन, एनोड के ऊपर क्या हुआ है, कैथोड के ऊपर क्या हुआ है, ये हमें लिखना होता है। एक तो हमने थ्योरी में बता दिया ना कि Zn+2 सॉल्यूशन में गिर रहा, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। इसको हम रिएक्शन में आप कैसे बताएंगे, हम कहेंगे कि सबसे पहले हेडिंग देंगे एनोड, एनोड के ऊपर हुई है जी ऑक्सीडेशन। क्या हुई है, ऑक्सीडेशन, ठीक। कैसे हुई है, देखो Zn था, Zn ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, ठीक, और +2 इलेक्ट्रॉन्स। तो Zn जो है फ्रॉम रॉड या फ्रॉम इलेक्ट्रोड टू द सॉल्यूशन में जा रहा है, अपने पीछे क्या छोड़ रहा है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है। समझ रहे हो, यहाँ ये गिर रहा है n टू द सॉल्यूशन, Zn+2 n टू द सॉल्यूशन में गिर रहा है, ठीक है, n टू द सॉल्यूशन। इस चीज रिएक्शन को फील करो, Zn+2 सॉल्यूशन में गिर रहा है और अपने हर गिरने के पीछे 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है। सोचिए कितने ज्यादा होंगे। अब इस पूरे इलेक्ट्रोड में एक जिंक नहीं है, 1000 जिंक्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाता है। समझ रहे हो, बहुत सारे, 100 नंबर्स। इसी तरह हमने बात कर ली कि यहाँ हो चुकी है ऑक्सीडेशन, अब बात कर लेते हैं कैथोड की, दिस वन। यहाँ क्या हुआ था, याद करें, कॉपर मौजूद था सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रॉन आए, कॉपर चिपक गया उनके साथ। यानी एनोड के ऊपर जो एनोड जिस मेटल से बनाया गया था उसकी टेंडेंसी क्या थी, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की। कैथोड के अंदर जो मेटल है वो टेंडेंसी है उसके इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की, वो ज्यादा टेंडेंसी रखता है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की। तो कॉपर क्या करता है, रिडक्शन के ऊपर कॉपर क्या करेगा, रिडक्शन। कैथोड पे हो चुकी है रिडक्शन। अब क्या हुआ, यहां से होते हुए जो रॉड के अंदर इलेक्ट्रॉन है आ रहे, कॉपर उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके चिपक जाता है इस इलेक्ट्रोड के ऊपर, जिसकी वजह से प्लस बन जाता है सारा। तो क्या होता है, कॉपर आया, ये कॉपर कहाँ मौजूद था, ये कॉपर सॉल्यूशन के अंदर मौजूद था। इसको कौन नजर आया, इस रॉड के इलेक्ट्रॉन नजर आए, इसको इलेक्ट्रॉन्स पे नजर पड़ी, इसने ये इलेक्ट्रॉन रॉड से लिए, तो +2 -2 मिलके क्या हुआ, न्यूट्रल, यानी ये बन गया Cu। दैट्स इट, ये बन गया Cu। जरा फील करते हैं मजीद इसको। देखो ऑक्सीडेशन कैसी हुई, जब हम 0 से +2 की तरफ गए तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, कुछ याद आया, ऑक्सीडेशन। यहाँ हम कैसे जा रहे, 0 से +2 इंक्रीज,
यहाँ हम जा रहे हैं +2 से 0, डिक्रीजन ऑक्सीडेशन स्टेट, कुछ याद आया? यस सर। इंक्रीजन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन, डिक्रीजन ऑक्सीडेशन स्टेट रिडक्शन, दोनों तरह से आपके सामने रिएक्शन मौजूद है, ठीक है, और दोनों तरह से रिएक्शन अपना आप बता रहे हैं। तो यहाँ पे कपल फ्रॉम द सॉल्यूशन टू द रॉड, फ्रॉम द सॉल्यूशन टू द रॉड, यहाँ क्या है जी, यहाँ रॉड टू द सॉल्यूशन, यहाँ सॉल्यूशन से रॉड में जा रहा है, यहाँ सॉल्यूशन से रॉड में जा रहा है, ठीक है, और यहाँ रॉड से सॉल्यूशन में आ रहा है, समझ गए हो? तो एक पे ऑक्सीडेशन, एक पे रिडक्शन। ये था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, ये था आपके सामने गैल्वेनिक सेल, ये था डैनियल सेल। आपको कोई भी सेल दे दिया जाए, द मैकेनिज्म इज सेम। तो मैं अगर पेपर में आपसे पूछूं कि आप कोई इलेक्ट्रोलाइट दे दूं और आपको मैं कहूं कि एज अ सॉल्ट ब्रिज ये नॉट इलेक्ट्रोलाइट ले लें, बासानी आप यही मैकेनिज्म किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे लगा सकते हैं विद डायग्राम्स। सेम सिचुएशन होगी, वन इज एनोड, अदर इज कैथोड। और एक चीज, जस्ट वन थिंग, अगर आपसे कभी ऑक्सीडेशन का कंसेप्ट भूल जाए तो आपको मैं एक वर्ड लिखवाता हूं जिसको कहते हैं लोन। बैंक से लोन लेते हैं ना आप, लेते हैं कि नहीं लेते? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए ये ट्रिक है, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। सुनो, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। देखो किस पे, लेफ्ट पे, फिर क्या है, ऑक्सीडेशन हो रही है, फिर क्या है, एनोड है, फिर क्या है, नेगेटिव है। जब एक आपने याद कर लिया, दूसरा अपना आप याद हो जाएगा आपको। ये लफ्ज याद हो गया? फिर से इसको बताऊं, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। जब एक एनोड है तो कंफर्म दूसरा कैथोड होगा। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एंजॉय करते रहिए, स्टे ट्यून, थैंक यू।